आज की क्लास में नेशनल नॉलेज कमीशन यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो कि 2005 में आया था पर हम चर्चा करेंगे। द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू यूज एंड क्रिएट नॉलेज कैपिटल डिटरमाइंस इट्स कैपेसिटी टू एम्पावर एंड अनेबल इट्स सिटीजन बाय इंक्रीजिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज। तो इस आयोग को लाने का जो कारण था वो ये था कि जो उस काल के जो शिक्षाविद थे उनका ये मानना था कि जितने हमारे जो सिटीजन्स हैं वो नॉलेजेबल होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो कंट्री है वो एम्पावर्ड होगा। और उसके लिए हमें कुछ स्ट्रिक्ट और बहुत मैंडेटरी स्टेप्स उठाने हैं। उसको लेकर के उस आधार पर इस कमीशन को लाया गया। द नॉलेज हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द की ड्राइविंग फोर्स in 21st century and India's ability to emerge as a competitive player with substantially uh, depends on its knowledge resources। तो 21वीं सदी में किसी भी देश के लिए किसी भी राष्ट्र के लिए ज्ञान एक ऐसा साधन बन करके आएगा जो कि उस देश को अग्रणी बनने में यानी कि अन्य देशों के मुकाबले आगे बढ़ने में सहायता करेगा। और भारत इस लिहाज से एक प्रतियोगिता या कहेंगे एक प्रतियोगी अ, है। और निश्चित रूप से हमारा जो ज्ञान संसाधन है उसका हमने अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। टू फॉस्टर जनरेशनल चेंज। तो जो जनरेशन्स अभी तक चली आ रही थी, जो उनकी धारणाएं हैं, जो उनकी सोच है, उसमें कुछ बदलाव लेकर के आने हैं जिससे कि एक अच्छा खासा जनरेशन चेंज हमको देखने को मिलेगा। अ सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड दैट सीक्स टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ एंटायर नॉलेज स्पेक्ट्रम। और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ये चेंज है, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक होना चाहिए ताकि जो पुराने जो लोग हैं उनके जो अपने वैल्यूज हैं वो भी आपके बने रहे यानी सस्टेन करें और हम नॉलेज को भी एक्वायर करें। कुल मिलाकर ये कहें कि सस्टेनेबल नॉलेज रिसोर्सेज की बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास, ऐसा विकास जिससे कि पुरानी जो परंपरा चली आ रही है उसका भी कोई नुकसान ना हो और हम आगे भी बढ़ते रहें इस प्रकार से। ठीक है। तो ऐसा ऐसा ज्ञान पुंज हमने बनाना है जो कि हमारा जो क्योंकि भारत को पहले से भी ज्ञान के मामले में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था। हमारे जो वेद हैं और जो आपके अन्य जो ग्रंथ हैं उनका बहुत सारे बाहर के आए हुए आपके जो फिलोसफर्स होते हैं, है ना, यात्री होते हैं, उनने अध्ययन किया है, स्टडी किया है। प्राचीन काल से ही बाहर के लोग आकर के इंडिया में स्टडी किया करते थे। तो इस मामले में काफ़ी कुछ है। तो उसको और आगे लेकर के जाना है, हमको एडवांसमेंट की तरफ जाना है, लेकिन किसी प्रकार का कोई पुराने ज्ञान की हानि ना हो, इस प्रकार से ये लेके चलना है। विद दिस ब्रॉड टास्क, इस व्यापक चुनौती है ना के साथ, विद दिस ब्रॉड टास्क इन माइंड, द नॉलेज नेशनल नॉलेज कमीशन, तो इस चुनौती के साथ जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है वॉज कंस्टिट्यूटेड इन 13 जून 2005। तो जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है ये 13 जून 2005 को गठित किया गया विद अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 ईयर। ठीक है। फ्रॉम 2 अक्टूबर 2005 टू 2 अक्टूबर 2008। तो इसको 3 साल के लिए फ्रेम किया गया, 3 साल के लिए काम करना था इस पर। जो कि इन्होंने जो तय किया जो समय वो है आपका इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। हालांकि अब ये जो ज्ञान आयोग है अभी इसको भंग कर दिया गया 2014 में ही, मोदी सरकार आते ही इसको भंग कर दिया गया था। ठीक है। तो इससे अभी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं बट सिलेबस में तो हम पढ़ेंगे। 2 अक्टूबर 2005 से लेकर के, ठीक है, 2 अक्टूबर 2008 तक की जो ये 3 साल की जो यात्रा थी, तो 3 साल के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है। एज अ हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द नेशनल नॉलेज कमीशन वॉज गिवन अ मैंडेट टू गाइड पॉलिसी एंड डायरेक्ट रिफॉर्म्स focusing on certain key areas such as education, science and technology, agriculture, industry
ई गवर्नेंस एटसेट्रा। और जो ये नेशनल नॉलेज कमीशन है, इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था बनाने का वो ये था कि ये क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, जो भारत का प्रधानमंत्री होगा, उसको एडवाइस देगा, उसके लिए क्या है, सलाहकार के रूप में काम करेगा। जैसे कैब की बात हमने की थी परसों, है ना। तो कैब क्या है आपका, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के मामलों में कोई भी अगर राय मशवरा करना होता है तो उसमें कैब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, राइट। तो उसी तरीके से ये जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, ये भी प्रधानमंत्री को शिक्षा के संबंध में, ज्ञान के संबंध में जिस प्रकार की जो एडवाइजेस होंगी वो देगा। ठीक है। तो उसमें कौन कौन से एरियाज आएंगे, जैसे एजुकेशन आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा, एग्रीकल्चर आएगा, इंडस्ट्रीज आएगा, ई गवर्नेंस एक्सेट्रा, ये सब कुछ इसमें आएंगे, राइट। तो इजी एक्सेस टू नॉलेज, क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज सिस्टम, dissemination of knowledge and better knowledge services are core concern of the commission। तो इस कमीशन का जो कोर कंसर्न था वो था क्या आपका, किसी भी प्रकार के ज्ञान का इजी एक्सेस, कोई भी किसी प्रकार का जो नॉलेज है उसको हम कितना इजीली एक्सेस कर पाते हैं, तो इजी एक्सेस टू नॉलेज। दूसरा, क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज सिस्टम, नए ज्ञान का निर्माण, क्रिएशन, और उसको संभाल के रखना, प्रिजर्वेशन करना उसका, ठीक है, जिसको हम फर्दर कभी रिक्वायरमेंट होती है हम यूज कर सके उसे। ठीक है। डिसमिनेशन ऑफ द नॉलेज एंड बेटर नॉलेज सर्विसेज आर द कोर। तो कुल मिलाकर के नॉलेज को लेकर के ही इनका बेसिक रिक्वायरमेंट था। जैसे कि जो ज्ञान है वर्तमान में जो स्टोर्ड है, प्रिजर्व जो नॉलेज है उसको इजीली एक्सेस कर सके, न्यू नॉलेज को क्रिएट कर सके और उसको प्रिजर्व कर सके, ठीक है। और हर तरह की जो नॉलेज की सर्विसेज है उसको डिसमिनेट कर सके, उनको हम कह सकते हैं कि यूज कर सके, ठीक है। तो यही कमीशन का अपना बेसिक कह सकते ऑब्जेक्टिव था। तो इसको हमको याद भी नहीं करना है, ठीक है। याद क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसका नाम ही, आयोग का नाम ही राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है और ज्ञान के ही संबंध में हम सारी बातें करते आ रहे हैं। तो कुछ नया इसमें नहीं रहेगा ऐसे कुछ याद करने लायक। जहां पर याद करना है तो पहले तो अभी आपको किस दिन ये सेटअप किया गया था वो याद करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए सेटअप इसको किया गया था। In view of the above, the NKC was set up to develop appropriate institutional framework too। तो ये ऑब्जेक्टिव इसके आ जाते हैं, क्या इसके मुख्य उद्देश्य थे। तो इस प्रकार से नेशनल नॉलेज कमीशन को निम्नलिखित कुछ कारणों से फ्रेम किया गया। पहला है टू स्ट्रेंथन, अब यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे उसको टू पढ़ लगा के पढ़िएगा, ठीक है। टू स्ट्रेंथन द एजुकेशन सिस्टम, प्रमोट डोमेस्टिक रिसर्च एंड इनोवेशन। ठीक, हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है हमारी, उसको मजबूत बनाना, जो हमारी घरेलू, है ना, रिसर्च है, जो इनोवेशंस हैं, उनको अधिक से अधिक प्रमोट करना, मतलब कि कोई आइडियाज जो लेकर के आ रहे हैं हमारे यूथ, उनको उन पर काम करना, उनको आगे लेके जाना, उस पर R&D करना, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना उसका। एंड फैसिलिटेट नॉलेज एप्लीकेशन इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ, और जो भी नॉलेज है उसको हेल्थ यानी स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर यानी कृषि, इंडस्ट्री यानी कि उद्योग जैसे क्षेत्रों में, जैसे सेक्टर्स में इस्तेमाल करना। तो पहला जो रीजन है वो सेटअप करने का, वो क्या है कि टू स्ट्रेंथन द एजुकेशन सिस्टम, प्रमोट डोमेस्टिक रिसर्च इन इनोवेशन एंड फैसिलिटेट नॉलेज एप्लीकेशन इन सेक्टर लाइक हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। तो ज्ञान आयोग के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, सशक्त बनाना, घरेलू जो आइडियाज हैं, जो रिसर्च है, जो इनोवेशंस हैं, उन पर काम करना, उनको प्रमोट करना, और स्वास्थ्य, कृषि तथा उद्योग जैसे क्षेत्रों को ज्ञान संबंधी सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहेंगे तो जब रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी तो आप उसमें देख करके जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख भी सकते हैं 1 बाय 1 पॉइंट, ठीक है। अभी आपसे समझ लीजिएगा। जैसे कभी लिखने की इच्छा नहीं होगी तो आपको मैं हिंदी में इसको आप कंटेंट दूंगा ही, तो आप उसको भी एज इट इज उतार सकते हैं, ठीक है। जो आपको सही लगे वैसा करना, बस याद हो जाना चाहिए आपको, जो कुछ डिस्कशन हुआ है वो समझ में आना चाहिए।
टू लेवरेज मुझे भी बता दो। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू एनहेंस गवर्नेंस एंड इम्प्रूव कनेक्टिविटी। खाने का है ना फिर आपको? आपका किसी का निकाला है? माइक अनम्यूट रह गया ठीक है। है, प्लीज। ठीक है, माइक को म्यूट कर लिया करो टाइम पर। टू लेवरेज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू एनहेंस गवर्नेंस एंड इम्प्रूव कनेक्टिविटी। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी को एनहेंस करना। ठीक है, आईसीटी को बढ़ाना, आईसीटी पर काम करना, जिससे कि क्या हो, कोई भी सरकारी कामकाज पर हम उसका प्रयोग कर सके। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आईसीटी इन एजुकेशन में पढ़ते हैं बार बार। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग अपने घर में बैठे हुए, मैं अपने यहाँ बैठा हूँ, ये जूम मीटिंग के थ्रू हम आपस में कनेक्ट हो गए हैं और बातचीत चल रही है, डिस्कशन हो रहा है, पढ़ाई हो रही है हमारी। तो हमने क्या किया, आईसीटी की हेल्प से कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया अपनी। दूर दराज बैठे हुए लोगों के यहाँ कनेक्ट हो गए। और इस आईसीटी के माध्यम से क्या हुआ, हमारा जो एजुकेशन है, जो उसको हमने पढ़ने के, जो पढ़े पढ़ाने के तरीकों किया है हमने एनहेंस के। तो वही चीज है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी की मदद से सरकारी कामकाज और जो कनेक्टिविटीज होती हैं उनको बढ़ावा देना, यानी कि उनको बढ़ाना, उनको इम्प्रूव करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। टू डिवाइस मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज एंड इंटरेक्शन बिटवीन नॉलेज सिस्टम इन द ग्लोबल एरिना। तो सेकंड जो, सॉरी, थर्ड जो आता है वो है आपका, टू डिवाइस मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज एंड इंटरेक्शन विद नॉलेज सिस्टम इन ग्लोबल एरिना। इट मीन्स कि वैश्विक स्तर पर, ठीक है, वैश्विक स्तर पर ज्ञान प्रणाली में आपस में कहें कि एक्सचेंजेस। ठीक है, जैसे हम अमेरिका में कोई अगर खोज होती तो उसको हम यहाँ पर यूज कर सके, उसको स्टडी कर सके। भारत में कोई खोज हो रही तो उसको अमेरिका स्टडी कर सके। ये हो गया एक्सचेंज आपका। ठीक है, और दूसरा होता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब कि जैसे अमेरिकन जो एजेंसीज हैं, जैसे नासा वगैरह हैं, और इंडियन एजेंसी जो है इसरो वगैरह हैं, वो आपस में मिलकर के कोई एक इन्वेंशन करें, कुछ एक डिस्कवरी करें, या फिर कहें कि कोई रिसर्च करें। तो इस प्रकार से क्या है, ग्लोबल एरिना में, यानी कि पूरे वैश्विक स्तर पर ज्ञान प्रणाली का आदान प्रदान करना, ये इसका थर्ड पॉइंट है। ठीक है, द नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, वॉज कंसिस्टेड ऑफ 6 मेंबर्स, इंक्लूडिंग चेयरमैन। द नेशनल नॉलेज कमीशन, अब ये आ सकता है कि कितने इसमें लोग थे, तो कुल 6 सदस्य हैं। देखो, सदस्य कितने हैं, कौन कौन है, ये बहुत मैटर नहीं करता। हाँ, आप पढ़ेंगे किताबों में तो, आप सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में भी, कोठारी आयोग में बहुत सारे सदस्य हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनको रटना नहीं है। वो जब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे तो वहां पर आ जाएगा आपका, उससे आप उसको नोट कर लीजिएगा चाहे। यहाँ पर रटने वाला काम नहीं करना, हम अभी काम कर रहे हैं कि समझने का, कि इनकी रिकमेंडेशन, मेनली रिकमेंडेशन से क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। द नेशनल नॉलेज कमीशन वॉज हेडेड बाय सैम पित्रोदा। तो इसके जो हेड है वो क्या है, सैम पित्रोदा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन? तो सैम पित्रोदा वाज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन। ऑल मेंबर्स परफॉर्म their duties on a part-time basis and did not claim any remuneration for the same। ठीक है, सारे ही जो मेंबर्स थे उनको पार्ट टाइम, मतलब कह सकते हैं कि उनको सिर्फ वो जो जब तक वो आयोग बन रहा था तब तक के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको लिया गया, उनसे काम लिया गया। उसके एवज में उनको जो भी मेहनताना होता है, जो भी रिनोवेशन होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग था, उतना पैसा दिया गया। ठीक है, इस बात का हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है। The members were assisted in their duties by a small technical support staff headed by the executive director, seconded to the NKC by the government। इसका भी कोई मतलब नहीं है हमको समझने का। The commission was also free to co-opt experts to assist in the management of its task। तो कुल मिलाकर के इस पूरे पैराग्राफ में दो चीज याद रखनी है हमको। एक तो 6 मेंबर्स थे इसमें,
और दूसरा इसके जो हेड है वो सैम पित्रोदा उनका नाम है। आगे बढ़ते हैं और इसके रिकमेंडेशंस को देखते हैं। तो क्या क्या सिफारिशें हैं नेशनल नॉलेज कमीशन की। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमने अभी इससे पहले के 3 आयोग पढ़े हैं। ठीक है, इससे प्रश्न अब नहीं आने के, लेकिन सिलेबस में है तो हमको पढ़ना है। और कम से कम इतना तो पढ़ लेना कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी तो उससे बाहर ना आए। द कमीशन रिकमेंडेड टू क्रिएट मैनी मोर यूनिवर्सिटीज। The higher education system needs a massive expansion of opportunities to around 1,500 universities nationwide, and that would enable India to attain the gross enrollment ratio of at least 15% by 2015। तो कुल मिलाकर के हायर लेवल के एजुकेशन सिस्टम को एक्सपेंड करने की इन्होंने बात की है। उच्च शिक्षा को अधिक से अधिक फैलाने की बात की है, जिसके लिए इन्होंने बोला है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत में कम से कम 1,500 विश्वविद्यालय खोले जाए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और 1,500 विश्वविद्यालय खोले जाए और कम से कम 15% तक जो ये टारगेट है वो 2015 तक पूरा कर लिया जाए। तो ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक, हालांकि 2014 में ही इसको भंग कर दिया गया, बंद हो गया था ये, है ना, डिसकंटिन्यू हो गया था। हालांकि आयोग तो खैर 3 साल के लिए काम में था, ये ज्यादा था नहीं ऐसे भी। द कमीशन रिकमेंडेड। तो पहली कमीशन क्या है, पहली रिकमेंडेशन क्या है कि भारत में उच्च शिक्षा के एक्सपेंशन के लिए, उच्च शिक्षा को के विस्तार के लिए कम से कम 1,500 यूनिवर्सिटीज को खोलने की जरूरत है। द कमीशन रिकमेंडेड चेंजिंग द सिस्टम ऑफ रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन। दूसरी बात या दूसरा रिकमेंडेशन जो है, उन्होंने ये कहा कि हमें हायर एजुकेशन का जो रेगुलेशन है उसे चेंज करना है। किस तरीके से अभी तक रेगुलेट हो रही है हायर एजुकेशन, कैसे यूजीसी का इंटरफेयर है, कैसे यूनिवर्सिटीज आपकी ऑटोनोमस हैं, कैसे क्या है, वो सब कुछ क्या है, उसमें काफी कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। वो चेंजेस क्या होंगे उस पर बाद में बात की जाएगी। द प्रेजेंट रेगुलेटरी सिस्टम इन हायर एजुकेशन इज फ्लॉड इन सम इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट। तो वर्तमान में जो आपका रेगुलेटरी सिस्टम है, जो क्या बोलते हैं, नियंत्रक जो प्रणाली है, वो थोड़ा डगमगा सी रही है, उसमें काफी सारे फ्लॉ हैं। द सिस्टम एज अ होल इज ओवर रेगुलेटेड, बट जो जो सिस्टम है वो ओवर रेगुलेटेड है, मतलब कि उसको रेगुलेट करने के लिए एक से अधिक एजेंसीज हैं। ओवर रेगुलेटेड मतलब क्या होता है, जैसे अगर ये कहें कि कोई छोटे बच्चे को केयर करने के लिए घर पे पापा भी उसको क्या बोलते हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मम्मी भी कर रही है, मतलब मॉनिटरिंग मतलब देख देख रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पापा भी देख रहे हैं, मम्मी भी देख रही है, चाचा भी हैं, दादा भी हैं, दादी, तो सब लोग क्या करेंगे, उसको टोकेंगे। इससे क्या होगा, वो बच्चे का पर्सनैलिटी रुक जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको देखने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए एक से अधिक एजेंसीज हैं, जो कि किसी प्रकार से कोई बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो पा रहा है। तो ये बात इन्होंने यहाँ पर रखी। द कमीशन ऑब्जर्व दैट देयर इज अ क्लियर नीड टू इस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये नोट कर लेंगे हम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन, IRAHE। ठीक है, ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, जिसके ऊपर कोई और एजेंसी ना हो। तो और वही आपका हायर एजुकेशन को रेगुलेट करे। ये इन्होंने एक सिफारिश दी। थर्ड है हमारे पास जो रिकमेंडेशन है, द कमीशन रिकमेंडेड इंक्रीजिंग पब्लिक स्पेंडिंग एंड डाइवर्सिफाइंग सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, कमीशन ने एक और रिकमेंडेशन दी कि जो फाइनेंसिंग के जो सोर्सेज है, मतलब कि जो पैसा जो आ रहा है वो किन किन मदों से आ रहा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और कोशिश करनी चाहिए कि हमको कि जो ये रिसोर्स जो सोर्सेज हैं फाइनेंसिंग के, वो डाइवर्सिफाई हों, सिर्फ एक ही मद पर हम निर्भर ना करें। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे अभी हम बात करें कि अगर फैमिली में कोई एक मेंबर सैलरीड है, जॉब कर रहा है, तो उसकी जॉब से ही जो सैलरी आ रही है उससे ही घर चल रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि आपका ये क्या है, यूनिफाइड सिस्टम है। ठीक है, डाइवर्सिफाइड क्या होगा कि बंदे की सैलरी भी आ रही है,
ठीक है, कुछ सेविंग्स है, वहां से इंटरेस्ट भी आ रहा है, और कोई साइड बिजनेस भी चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, ये अलग स्रोतों से, अलग अलग जगहों से पैसा आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या है, पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए। द एक्सपेंशन ऑफ द सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनहेंस्ड लेवल ऑफ फाइनेंसिंग। देन, अब expansion of the system of higher education is not possible without enhance enhanced level of financing। जब तक हम फाइनेंसिंग की सही व्यवस्था नहीं करेंगे, जब तक हम क्योंकि ये थर्ड वाला रिकमेंडेशन आपका पैसों को लेकर के ही है, इनके, है ना, वित्त संबंधी जो क्या बोलते हैं आवश्यकताएं हैं उसको लेकर के है। तो जब तक फाइनेंसिंग को एनहेंस नहीं करेंगे, जब तक पैसा सही मात्रा में नहीं होगा, तब तक हम अपना जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको एक्सपेंड कर ही नहीं सकते। दिस मस्ट नेसेसरली कम फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज। तो इसलिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सोर्सेज से क्या होना चाहिए, आपका पैसा आना चाहिए। वहां से हमारे पास क्या है, डाइवर्सिफाइड जो रिसोर्सेज हमारे होंगे वो डेवलप हमको करने हैं। जैसे मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, एक स्कूल है सपोज, ठीक है, इसको ऐसे समझो आप। एक स्कूल है, अब ये सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट से क्या होती है, गवर्नमेंट से एड आती है हर चीज के लिए। कुछ भी खर्चा पानी होता है जो वहीं से मिलता है, कि सैलरी को हटा दो टीचर की, तो स्कूल में अगर आपको क्या बोलते हैं बच्चों के लिए कुछ जूते मोजे वगैरह लेने हैं, या स्कूल में कोई भी चार दीवारी बनानी है, या कोई टूट फूट सही करनी है, तो यहीं से आएगा पैसा। तो इसका वेट करते रहेंगे। अगर ऐसा हो जाए कि एनजीओज भी हेल्प कर रही है स्कूल को, ठीक है, जो आसपास के जो लोग हैं उनकी तरफ से ही पैसा आ रहा है, समृद्ध लोग जो है वो अनुदान कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि स्कूल की जो आवश्यकताएं हैं, फाइनेंशियल जो नीड्स हैं, उसे पूरा करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट की जो एड है उस पर नहीं डिपेंड रहना पड़ेगा, हर तरफ से उनको हेल्प मिलती रहेगी। तो इससे स्कूल जो है वो कह सकते हैं कि कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा। द कमीशन रिकमेंडेड एस्टेब्लिशिंग 50 national universities that can provide education of the highest standards। ठीक, कमीशन ने रिकमेंड किया कि हमको 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज डेवलप करनी है। अभी ध्यान देना, इससे पहले जो आपने पढ़ा था वहां पर था कि 1500 यूनिवर्सिटीज, ठीक है, यहाँ भी इस पर थोड़ा सा डाउट ना करें आप लोग, ठीक है, 15 यूनिवर्सिटीज, ठीक है, 1500 सॉरी। और अभी हम पढ़ रहे हैं कि नीचे क्या है रिकमेंडेशन में, थर्ड फोर्थ रिकमेंडेशन में, कि 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज। तो याद रखना है, जब वो 1500 यूनिवर्सिटी कह रहा है तो उसका मतलब क्या है, हर तरह की यूनिवर्सिटी 1500। और यूनिवर्सिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहला आपका होता है नेशनल यूनिवर्सिटी, यानी कि केंद्रीय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बोलते हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, यहाँ हमारे हेमंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी गढ़वाल की, वो भी केंद्रीय हो चुकी है, ठीक है। सबसे पहले केंद्रीय होती है, फिर आपकी आती है राज्य, जो राज्य द्वारा संचालित होती है, दोनों सरकारी होती हैं। फिर आपकी आती है क्या, डीम्ड, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर आती है कि प्राइवेट, समझ में आ रहा है, निजी। तो इस प्रकार से बहुत चार प्रकार हैं आपके, चार कैटेगरी हैं यूनिवर्सिटीज की। तो ये चारों की मिलाकर के 1500 होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। लेकिन नेशनल के लिए बोल रहे हैं कि 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, ठीक। द कमीशन रेज्ड द कमीशन रेज्ड डाउट ओवर द यूटिलिटी एंड relevance of affiliated colleges in the present context, and expressed the need for reconstructing the system of undergraduate colleges affiliated to universities। ठीक है, तो जो फिफ्थ नंबर की रिकमेंडेशन है उसमें ये कह रहा है कि कमीशन रेज डाउट ओवर द यूटिलिटी एंड द रिलेवेंस ऑफ द एफिलिएटेड कॉलेज। जो एफिलिएटेड कॉलेज, जो महाविद्यालय है, जैसे हमारे हल्द्वानी महाविद्यालय कौन सा है, एक तो आपका एमबीपीजी हो गया, दूसरा आपका गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, गोलापार में कॉलेज है। तो इस प्रकार के जो महाविद्यालय है इनकी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि इस इन महाविद्यालयों की यूटिलिटी और इनकी रेलेवेंस, मतलब इनकी आवश्यकता क्या है, जिसके लिए, जिस उद्देश्य से इनको खोला गया था, वो उद्देश्य तो प्राप्त होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। इस पर डाउट किया इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि दोबारा से इसको हमने क्या करना है, पुनर्गठित करना है। हमने इन विश्वविद्यालयों के जो उद्देश्य हैं उनको दोबारा से डिसाइड करके इस पर काम करना है, ठीक हो गया। जिससे कि हम जो बीए बीएससी वगैरह होता है ना, वाले प्रोग्राम यहाँ पर चला सके, और उनका जो ऑब्जेक्टिव वो भी पूरा किया जा सके। तो फिफ्थ नंबर की जो आपकी रिकमेंडेशन है उसमें
कमीशन ने जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं उनकी रिलायबिलिटी पर, उनकी रिलेवेंस पर क्वेश्चन उठाया, और ये कहा कि उन उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने की आवश्यकता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को रिफाइन करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो अंडर ग्रेजुएट जो सिस्टम होता है आपका वो प्रॉपरली वर्क कर सके। An expansion of higher education which provides students with choices and create competition between institutions is going to be vital in enhancing accountability। ठीक है। तो छठी जो रिकमेंडेशन है उसमें जो आयोग ये कह रहा है कि जो हायर एजुकेशन का जो एक्सपेंशन है, हम बार बार कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा का विस्तार करना है, उच्च शिक्षा का विस्तार करना है। तो इस विस्तार के बारे में इन्होंने बोला है कि अगर हम हायर एजुकेशन का, उच्च शिक्षा का विस्तार करते हैं, विच प्रोवाइड्स स्टूडेंट विद चॉइसेस एंड क्रिएट कंपटीशन बिटवीन इंस्टीट्यूशन इज गोइंग टू बी वाइटल इन एनहेंसिंग अकाउंटेबिलिटी। अगर हम, अब देखो ये बात वही हो गई कि आपकी डिमांड एंड सप्लाई वाली। जैसे अगर सिर्फ जियो का ही सिम आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर सिर्फ जियो का ही सिम आप यूज कर रहे हैं और उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मोनोपोली हो जाएगी। समझ में आ रहा है? सभी लोगों को मैंडेटरी हो, बिल्कुल कंपलसरी होकर के वही यूज करना पड़ेगा, तो जो शर्तें होंगी माननी पड़ेंगी। लेकिन अगर सोचो जियो के अलावा और अन्य तरह के आपके जो नेटवर्क हैं, आइडिया है, वोडाफोन है, आपका टाटा इंडिकॉम है, और एयरटेल है, बहुत सारे हैं, तो क्या होता है कि इनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा। क्योंकि अगर जियो से सही सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है कोई बंदा, तो वो फिर एयरटेल की तरफ चला जाएगा। जैसे हुआ था ना, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे डेटा के लिए, और जियो आया उसने फ्री में दिया, तो सब लोग जियो की तरफ चले गए। इससे क्या हुआ कि सारे ही जो नेटवर्क्स होंगे वो सब क्या करेंगे, काम करेंगे अपने ऊपर। ये कुछ ऐसा ही है कि एक कॉलोनी में 4 कोचिंग सेंटर हैं, ठीक है, तो बच्चों के पास ऑप्शन रहेगा कि वो जहां पर उनको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी वो वहां जाएंगे। तो यही चीज है कॉलेज लेवल पर। तो अगर एक से अधिक कॉलेजेस होंगे, बच्चों के पास आपका ऑप्शंस होंगे कॉलेजेस के, तो उन कॉलेजेस के बीच में भी एक कंपटीशन बन जाएगा अपने आप को अच्छा बनाने का, वो अधिक से अधिक सुविधाएं देंगे, और बच्चों के पास ऑप्शन रहेगा कि वो जो बेटर कॉलेज होगा वहां पर जाएगा। ठीक है, तो इस पर ये बात कर रहा है। तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली इससे क्वालिटी आएगी आएगी। आज के डेट में आप देखो कितने सारे पब्लिक स्कूल होते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट पब्लिक स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से बाकी जो पब्लिक स्कूल्स हैं, सारे ही पब्लिक स्कूल्स अपने स्कूल में कई सारी एक्टिविटीज करवाते हैं, कई सारी चीजें ऐड ऑन करते हैं, है ना, ताकि बच्चों को बहुत सारी क्वालिटीज मिल जाएं और बच्चे उनके स्कूल्स में आए। तो उसी पर ये पॉइंट 6 है। बट ये हायर एजुकेशन को लेकर के, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हेलो? Yes. ठीक है, चलते हैं 7th नंबर पर। NKC रिकमेंडेड दैट डियर, नंबर 6 तक की रिकमेंडेशन हमने कंप्लीट डिस्कस कर ली थी। अगर यहाँ तक कुछ पूछना होगा तो आप लोग पूछिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, नेशनल नॉलेज कमीशन रिकमेंडेड दैट देयर इज अ नीड फॉर अ सेंट्रल लेजिस्लेचर legislation affirming the right to education। देखिए, कभी कभी ये प्रश्न ऐसा आपसे पूछ सकता है, वैसे एग्जाम वगैरह में तो शायद नहीं पूछा जाता है, लेकिन इंटरव्यूज वगैरह में पूछे आते हैं क्वेश्चंस। तो जो राइट टू एजुकेशन है, 2009 में आया था, पता ही होगा आप लोगों को, ये तो है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इसके लिए सिफारिश किसने की थी? तो सबसे पहले सिफारिश जो की इसके लिए, वो की किसने? नेशनल नॉलेज कमीशन के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। तो राइट टू एजुकेशन को लाने की जो सिफारिश है, जो नेशनल नॉलेज कमीशन द्वारा की गई थी, यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा की गई थी। दिस मस्ट entail a financial provision requiring the central government to provide the bulk of the additional funds needed for realizing द राइट टू एजुकेशन। ठीक है, और इसको स्टेब्लिश करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बल्क पे अपना जो फंड है वो लाना चाहिए। तो बहरहाल ये फंड वंड वाली बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है मान लिए यहाँ तक का, कि राइट टू एजुकेशन के लिए सबसे पहले सिफारिश जो है वो नेशनल नॉलेज कमीशन द्वारा की गई थी। रिकमेंडेशन नंबर 8 देखते हैं।
National Knowledge Commission recommended that the teaching of English as a language should be introduced. टीचिंग ऑफ इंग्लिश यानी जो हम इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, है ना, या इंग्लिश विषय को पढ़ा रहे हैं, वो दो अलग बातें हैं। इंग्लिश में पढ़ाना मतलब कि ऐसा करवाना कि ये हम एजुकेशन टॉपिक, हमारा सब्जेक्ट हमारा है, उसको पढ़ रहे हैं, कंटेंट इंग्लिश में है, तो ये है टीचिंग इन इंग्लिश। ठीक है। टीचिंग ऑफ इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश विषय को आप पढ़ा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इंग्लिश विषय को आप एक विषय के रूप में ना समझते हुए उसको एक भाषा के रूप में प्रस्तुत करें। ठीक। along with the first language, either mother tongue or the regional language of the child right from class 1। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो न्यू नेशनल नॉलेज कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि अभी तक हम जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वो कक्षा 6 से ऐसे पढ़ा रहे हैं, बल्कि हमको क्या करना चाहिए, क्लास 1 से ही बच्चों को उनकी मदर टंग, जो भी, चाहे वो हिंदी पढ़ रहे हों, चाहे वो साउथ इंडियन कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हो, चाहे पंजाबी पढ़ रहे हो, उसके साथ ही जैसे ही बच्चा स्कूल में एंटर करता है उसको इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। और ये आप देखते भी हैं आज की डेट में कि क्लास 1 से ही इंग्लिश बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है। 9th रिकमेंडेशन है, तो 8th नंबर की रिकमेंडेशन, दो बातें इन्होंने कही कि इंग्लिश को एक विषय के रूप में ना पढ़ाते हुए भाषा के रूप में उसको इंट्रोड्यूस किया जाए और उसे क्लास 1 से ही लागू कर दिया जाए। एनकेसी रिकमेंडेड फॉर डेवलपिंग ट्रांसलेशन एज एन इंडस्ट्री। तो ट्रांसलेशन को एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करना है। ट्रांसलेशन मतलब जहां पर आपके अनुवाद वगैरह होते हैं। एंड सेटिंग अप अ नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन को क्या बोल सकते हैं हम, बताइए। तो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन या नेशनल ट्रांसलेशन मिशन को सेट करने के लिए इन्होंने कहा, विद अ फोकस ऑन प्रमोटिंग ट्रांसलेशन एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री। किसका ट्रांसलेशन करेंगे ये, हैं? तो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कभी आपको कोई बुक, अच्छी बुक पढ़नी है और वो इंग्लिश में है और आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है, तो उसको आप नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन अगर वही बुक हिंदी में आएगी तो आप पढ़ लेंगे ना उसे। ऐसे ही जैसे आजकल मूवीज आप देखते हैं तो साउथ इंडियन मूवीज का बोलबाला चल रहा है। अगर वो साउथ इंडियन मूवीज तेलुगु तमिल अपनी भाषा में ही लॉन्च होती हैं या फिर कहीं की सिनेमाघरों में आती हैं, तो शायद दिक्कतें होंगी समझने में, लेकिन वो हिंदी में आग डब होकर के आ रही तो आप इजीली समझ ले रहे हैं उसको। तो ट्रांसलेशन का ये इंपॉर्टेंस समझते हुए एनकेसी ने रिकमेंड किया कि एक नेशनल ट्रांसलेशन मिशन को सेटअप करने की जरूरत है, जो कि जो देश भर में, है ना, ट्रांसलेशन एक्टिविटीज को प्रमोट करेगा। ठीक है। The mission would undertake a host of activities such as setting up a storehouse of information on all aspect of translations। आज की डेट में आप देखिए कि गूगल भी जो है पहले इंग्लिश में हुआ करता था, अभी आज बहुत सारी भारतीय भाषाओं में गूगल काम कर रहा है। ठीक है। तो वही चीज, तो ऐसा स्टोर हाउस डेवलप करने की बात इन्होंने कही या रिकमेंड इन्होंने किया कि जहां पर हर तरह की भाषाओं में आपको बुक्स या फिर इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हो जाए। बुक्स से मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो हर तरह की भाषा में। आपको कोई इन्फॉर्मेशन अगर इंग्लिश में मिलती है, हो सकता है कि समझने में दिक्कत होगी, आपने बोला ठीक है चलो, लेकिन अगर वही इन्फॉर्मेशन हिंदी में मिलती है तो आप उसको गहनता से समझ करके तब जाकर के कोई अपना प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है। देन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बता रहा हूँ आप लोग को। नेशनल ट्रांसलेशन मिशन हो गया, चाहे आपका ऊपर वो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज हो गया आपका, है ना, ऊपर राइट टू एजुकेशन वाला हो गया। 10th रिकमेंडेशन है कि नेशनल नॉलेज कमीशन रिकमेंडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ हाई एंड नेशनल नॉलेज नेटवर्क। तो एक ऐसा हाई एंड नेशनल नॉलेज नेटवर्क डेवलप करने की बात इन्होंने कही, यानी राष्ट्रीय ज्ञान तंत्र इसको कह सकते हैं हम, है ना, कनेक्टिंग ऑल आर नॉलेज इंस्टीट्यूशंस इन वेरियस फील्ड्स एंड एट वेरियस लोकेशंस थ्रू आउट द कंट्री थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बोर्ड नेटवर्क विद द गीगाबाइट गीगाबिट सॉरी बाइट नहीं, गीगाबिट कैपेसिटी। ठीक है। तो जो ये नेशनल नॉलेज नेटवर्क की ये बात कर रहे हैं, इसको डेवलप करना है। और उन्होंने कहा कि कनेक्टिंग ऑल आर नॉलेज इंस्टीट्यूशन, जितने भी नॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लिंक करना, उनको कनेक्ट करना। ठीक है।
in various fields and the various locations throughout the country through the electric digital broadband। तो इस प्रकार से देश भर के जो नॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड आप वर्ड सुनाइए आपने कई बार, है ना, ब्रॉडबैंड नेटवर्क को यूज करने की बात इन्होंने कही। हालांकि ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है तो ये है कि एनकेसी रिकमेंडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई एंड नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ठीक है, इतना याद रखें आप। वो ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड नहीं भी याद करोगे चल जाएगा, वो उतना नहीं पूछ रहा आपसे एग्जाम में वो। फिर है 11th नंबर की जो रिकमेंडेशन उसको देखिए। एनकेसी ऑल्सो प्रपोज्ड द क्रिएशन ऑफ नेशनल वेब बेस्ड पोर्टल्स on certain key sectors such as water, energy, environment, teachers, biodiversity, health, agriculture, employment, citizens right, etc। तो एनकेसी ने ये भी प्रपोज किया कि एक नेशनल वेब बेस्ड पोर्टल बनाना है। ठीक। और वो जो पोर्टल होगा वो हर तरह के सेक्टर्स पर काम करेगा, जिसमें कि जल, ऊर्जा, है ना, इन्वायरमेंट यानी कि आपका पर्यावरण, शिक्षक, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर यानी कृषि, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, सिटीजन्स राइट यानी कि नागरिकों के अधिकार से संबंधित वो पोर्टल होगा। ठीक है। द पोर्टल वुड सर्व एज सिंगल विंडो फॉर इंफॉर्मेशन। और उस पोर्टल में होगा क्या, जैसे आज की डेट में आप विकिपीडिया यूज करते हैं, एक पोर्टल ही तो है वो, है ना। तो ऐसे ही आपके पास एक ऐसा पोर्टल होगा जहां पर आप किसी भी, चाहे वो इतने सारे बता दिए आपको, वाटर, एनर्जी, एनवायरमेंट, टीचर्स, बायोडाइवर्सिटी एटसेट्रा, किसी भी सेक्टर से संबंधित आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसी सिंगल पोर्टल पर जाकर के अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इतना डिस्कस करते हैं फिलहाल। 12th है आपका, एनकेसी रिकमेंडेड डेवलपिंग अ वेब बेस्ड नेटवर्क connecting all healthcare establishments in both private and public sectors। तो एनकेसी ने एक और रिकमेंडेशन ये की कि एक वेब बेस्ड नेटवर्क को डेवलप करना है, ठीक, जिससे कि हेल्थ केयर को हम कनेक्ट कर सके, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर्स हो, किसी भी क्षेत्र में। तो ये कुछ मेजर 12 रिकमेंडेशंस थी। इसके बाद इनको पढ़िएगा, आप लोगों को मैं भेजूंगा, हिंदी में कंटेंट भेज दूंगा ये, तो कुछ पूछना होगा पूछ लीजिएगा। कुछ 12 की 12 तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसमें आपकी 4 to 5 तो इंपॉर्टेंट रहेंगी, उनको थोड़ा सा देखना है आपने। ठीक है। नाउ द अदर रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल एजुकेशन नेशनल नॉलेज कमीशन वर एज अंडर, प्लेस वोकेशनल एजुकेशन एंटायरली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो रोजगार परक शिक्षा है, वो पूरी तरह से क्या है, एमएचआरडी द्वारा होल्ड की जाएगी। सेटिंग अप अ नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज के लिए एक नेशनल कमीशन को सेटअप करने की बात इन्होंने की, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रयोगशाला क्या बोलते हैं इसको, पुस्तकालय के लिए एक राष्ट्रीय आयोग को सेट करने के लिए कह रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट अपने आप में होगा। प्रोवाइड इम्पेटस फॉर डेवलपिंग ट्रांसलेशंस एज एन इंडस्ट्री, तो ट्रांसलेशन इंडस्ट्री की बात कर चुके हैं ऊपर हम। फिर द नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन शुड बी established टू सजेस्ट पॉलिसी इनिशिएटिव। तो ये एक फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, इसका फुल फॉर्म बनाता हूँ आपको, NSSSF। ठीक है, हालांकि ये स्टैब्लिश हुआ नहीं। तो नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन को स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने कहा कि जो किसी भी तरह की जो पॉलिसीज वगैरह होती है, साइंस संबंधित पॉलिसी होंगी, चाहे आपकी पॉलिटिकल कोई इश्यूज होंगे, उन पर अपना जो भी काम है वो कर सके। तो री इंजीनियर गवर्नमेंट प्रोसेसेस बिफोर कंप्यूटराइजेशन एंड डेवलप कॉमन स्टैंडर्ड्स फॉर सर्विस एंड ट्रांजैक्शंस विद सिटीजन्स। ठीक है। तो क्या री इंजीनियर करने की बात की, किया मतलब पुनर्गठन टाइप का ये आपका हो गया एक प्रकार से। गवर्नमेंट प्रोसेसेस बिफोर कंप्यूटराइजेशन, तो कंप्यूटराइजेशन अभी तक देखो 2005 की बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी याद हो, अगर आप अपने कोई बड़े भाई बहन या फिर आपके पेरेंट्स बैंकिंग वगैरह में रहे हो, सेक्टर में रहे हो, तो 2000 तक सारी जो लेजरिंग वगैरह थी, सारा जो डेटा था वो आपका
वो नॉन कंप्यूटराइज्ड था, और 2000 के बाद से मैसिवली क्या आपका ये कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ था। ठीक है, तो उसके लिए बात ही कर रहे हैं। तो री इंजीनियर गवर्नमेंट प्रोसेसेस बिफोर कंप्यूटराइजेशन एंड डेवलप कॉमन स्टैंडर्ड फॉर सर्विसेज एंड ट्रांजेक्शन विद सिटीजन्स। ठीक है, तो हर नागरिक के साथ इजी गोइंग ट्रांजेक्शन्स और उनको इजीली सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कुछ हमको एक सिस्टम डेवलप करना है, ऐसी इनने बात की है। ठीक। तो ये हो गया है कंप्लीट हम लोगों का। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको थोड़ा देखना है। कंटेंट मैं आपको कल कोशिश करूंगा कि कल ही भेज दूं, नहीं हो पाएगा तो परसों भेज दूंगा। ठीक है, कल, क्योंकि अभी मैंने आपको कोठारी आयोग वाला भेजना है, पहले वो बना करके भेजूंगा, फिर जाकर के इसका नंबर आएगा। तो बाकी इसको पढ़िए, थोड़ा सा देखिए, कुछ अगर पूछना होगा तो पूछिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सिलेबस बहुत सारा है हमारे पास स्क्रीनिंग में। ये तो सिर्फ हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, अभी जीएस, उत्तराखंड, हिंदी वगैरह बहुत कुछ है। लेकिन हमको सेलेक्टिव होकर के पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि जो एग्जाम में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आता हो। ठीक है, किसी भी आयोग में सदस्यों की संख्या रटना, सदस्यों के नाम रटना, कब वो सेटअप हुआ था वो तारीख रटना बहुत आसान होता है। अगर कठिन है तो उस आयोग का क्या काम रहा, उसने क्या सिफारिशें दी, उनको समझना और उसको याद रख पाना बड़ा टफ होता है, और उसी पर हम काम कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये काम आप लोगों को करना है, और कहीं पर कोई डाउट आता है तो वो आप पूछ सकते हैं।